आपने यूपी में सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ दी, तो ये केडी कैंपस की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, एक बार आप मुझे बताएंगे? मैं मना करता था लेकिन वो फोर्सफुली मुझे गाड़ी में बैठा के यहाँ पे लेके आ गए केडी कैंपस के बाहर ऑफिस अच्छा, के। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस आपको लगता था? इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं मैम की क्लास में, तो पॉसिबल हो जाता है कि डाउट क्लियर हो जाए? मेरा नाम है मयंक और मैं आज बैठा हूँ अंकित के साथ। सॉरी, अंकित के साथ नहीं, एसआई सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस अंकित के साथ बैठा हूँ मैं। सीपीओ 2023 में 23 रैंक होल्डर आज मेरे साथ बैठे हैं अंकित, और ये आज अपनी कहानी बताएंगे पूरी जर्नी। और मेरे हाथ में है इनकी फीस स्लिप जब इन्होंने 2022 में नीतू मैम का इंग्लिश स्पेशल बैच लिया था। अंकित, अपने बारे में बताएं। सर, मेरा नाम अंकित पवार है और मैं रहने वाला यूपी बागपत का हूँ। मेरी 12th तक की पढ़ाई वहीं गांव के स्कूल से हुई है। फिर मैंने ग्रेजुएशन जो है हंसराज कॉलेज डीयू से की है। और ग्रेजुएशन के टाइम ही मतलब ये हो गया था कि एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, दोस्तों से सुन सुन के पता करके। फिर कोरोना के बाद मेरी मतलब असली जर्नी शुरू होती है एसएससी की। तो 2020 में मैंने सबसे पहला अटेम्प्ट दिया था इसका सीपीओ का। उसमें मेरे को मतलब सीआरपीएफ अलॉट हो गई थी उसमें फाइनल सिलेक्शन में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको क्योंकि मेरे को चाहिए थी मतलब दिल्ली पुलिस चाहिए थी। मेरे को मेन टारगेट मेरा दिल्ली पुलिस ही था शुरू से। फिर ऐसे करते करते मेरा क्या था, वीक लिंक जो है मेरा इंग्लिश में ही आता था। मतलब मेरे 150-60 एवरेज स्कोर यही रहता था। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसे आप बात कर रहे हैं कि मुझे शुरू से ही दिल्ली पुलिस की जॉब करनी थी, तो ये जुनून कहाँ से आया कि दिल्ली पुलिस ही करनी है? क्योंकि उससे पहले भी आप जॉब निकाल चुके थे। सर, ऐसा है ना कि फैमिली जो मैं छोटा था बड़ा हुआ हूँ ना, तो ये पुलिस वर्दी देख के बड़ा हुआ हूँ मैं। ऐसा क्या घर में सभी? पापा भी पुलिस में, पापा से पहले ग्रैंडफादर थे, वो भी दिल्ली पुलिस में थे। अच्छा, दिल्ली पुलिस में ही सर्व कर तो रहे हैं अब ये 3rd जनरेशन है जो सर्व करने जा रही है दिल्ली पुलिस में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से शुरू से देखते देखते वो जुनून मतलब इतना आ गया कि भाई नहीं, ये वर्दी तो लेनी है, दिल्ली पुलिस की ही लेनी है। जी सर। अच्छा, उससे पहले आपने कौन कौन सा और एग्जाम दिए हैं? सर, उससे पहले मेनली मैं एसएसबी और एनडीए सीडीएस वगैरह पे फोकस था। डिफेंस पे? डिफेंस पे। लेकिन लॉकडाउन के बाद मैं मेनली इसी पे आ गया, सीपीओ एग्जाम्स पे। अच्छा, दिल्ली पुलिस वगैरह पे। ओके ओके। तो या स्टेट का भी आपको एग्जाम देते थे क्या, या बस खाली सेंट्रल के ही एग्जाम के पीछे लगे हुए थे आप? नहीं, सीपीओ मेन टारगेट जो मैंने प्रिपरेशन शुरू करी है वो सीपीओ को ही लेके की थी। लेकिन बीच बीच में जैसे मेरे को सीआरपीएफ अलॉट हुई थी इंग्लिश में कम नंबर की वजह से, उसके बाद यूपीएसआई का एग्जाम फॉर्म निकले थे। 2021 में निकले थे वो। 22 में एग्जाम हुआ, 23 में उनकी ज्वाइनिंग हो गई, ट्रेनिंग। तो उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था, लेकिन मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। मतलब आपने यूपी में सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ दी? जी सर, क्योंकि वो साथ साथ में सीपीओ का भी एग्जाम दे रहा था ना। अच्छा। जैसे उसकी 2023 मार्च में ज्वाइनिंग थी यूपीएसआई की, और मई में उसका सीपीओ का 2022 वाला एग्जाम था शायद। तो उस वजह से मैंने वो ज्वाइन नहीं की। तो आपको ऐसा कभी लगा नहीं कि रिस्क लगा हो यार, कभी ऐसा ना हो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए और मैं इसमें इतनी अच्छी जॉब छोड़ रहा हूँ, यूपी में सब इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ रहा हूँ, और कुछ वजह से अगर नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा? नहीं सर, दिमाग में कभी ख्याल नहीं आया ये बैक ऑफ द माइंड तो रहता ही है। एक तो बेरोजगारी इतनी, और एक नौकरी लेना मतलब आज के टाइम में काफ़ी टेढ़ी खीर है, मतलब सिलेक्शन भी लेना कहीं पे। तो रहता था काफ़ी, मतलब लो फेज भी आता था। लेकिन वही है, मोटिवेशन कहीं ना कहीं से घर वालों का सपोर्ट होता है, जो बड़े होते हैं उनका आशीर्वाद रहता है। फिर टीचर्स मिल जाते हैं कुछ ऐसे जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं, नहीं आपको वो हो जाएगा, ये करना है, हो जाओगे, कर लोगे। हाँ जी। तो बस चलते गए साथ साथ, और आज बैठे हैं यहाँ पे। तो ये केडी कैंपस की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, एक बार आप मुझे बताएंगे? सर, इससे पहले जब मैंने बैच ज्वाइन किया, इससे पहले क्या था, मैंने जो अटेम्प्ट में देता था मेरे को सीआरपीएफ अलॉट हुई थी पहले। फिर अभी 2022 वाले में दिल्ली पुलिस से भी 2022 वाला जो सीपीओ एग्जाम था उसमें मेरे 5 नंबर से दिल्ली पुलिस रह गई थी। तो मेनली उसमें क्या था, मेरा वीक लिंक इंग्लिश पे ही आ रहा था। अच्छा। तो मैं मतलब पढ़ता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाते थे, या मैं वोकैब थोड़ी मतलब मेरी वीक थी। तो इस वजह से उसमें कम नंबर की वजह से कहीं ना कहीं मैं चूक ही जाता था हर बार इसमें। तो पापा कहने लगे, चाचा कहने लगे, मेरे चाचा ज़्यादा मतलब फोकस रखते थे कि हाँ भाई क्यों कमा रहे हैं, कि इसको स्कोर को बढ़ा तो दिल्ली पुलिस तेरी पक्की है। अच्छा। तो मैं बोलता था कि नहीं, मैं ऑनलाइन कर लूँगा, वीडियोस देख के कर लूँगा, बैच ऐसे कर लूँगा घर बैठ के। तो उन्होंने मेरे को फोर्सफुली बोला, नहीं ऑनलाइन तो तू काफ़ी सालों से कर रहा है पढ़ाई, अब थोड़ा ऑफलाइन, थोड़ा एनवायरनमेंट चेंज कर, क्या पता उससे फ़र्क पड़ जाए। तो मैं मना करता था, लेकिन वो फोर्सफुली मुझे गाड़ी में बैठा के यहाँ पे लेके आ गए केडी कैंपस के बाहर ऑफिस के। हाँ, जबरदस्ती किडनैप करके भाई पढ़ना जी, उन्होंने मतलब सुना होगा नीतू मैम अच्छा पढ़ाती हैं, ऑफलाइन बैच ले लो इनका, अच्छी पढ़ाती हैं बहुत, मतलब
तो मैं बोलता था नहीं मैं ऑनलाइन ही पढ़ लूँगा, टाइम वेस्ट होगा आने जाने में ऐसे ऑफलाइन में। लेकिन मैंने वो ले आए मेरे को और मेरा एडमिशन करा दिया इंग्लिश स्पेशल बैच में। अच्छा तो ये कहानी यहाँ से शुरू होती है फिर। अच्छा, फिर वहाँ से आपका सिलसिला स्टार्ट हाँ, हुआ। फिर मैंने डेली मतलब 1-2 क्लास लेता था, तो इंटरेस्ट वो पैदा होने लग गया जैसे मैडम पढ़ाती थी। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, आपने कहा जैसे कि मैं सारा पहले ऑनलाइन ही पढ़ रहा था और यहाँ फिर आपने ओनली इंग्लिश की कोचिंग ही ज्वाइन की थी, वो की थी आपने ऑफलाइन। जी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस आपको लगता था? सर, ऑफलाइन में ये है कि आपका मतलब रूटीन बन जाता है, एक डिसिप्लिन बन जाता डिसिप्लिन हो है जाता कि ये फिक्स क्लास है, आपको 8 से 10 आना है, इतने बजे उठना है, फिर घर से निकलना है और ये इतना आज टॉपिक कवर होएगा, ये नोट्स बनाने। क्लास पढ़ाती थी मैडम तो नोट्स बनाने पड़ते थे और कोई डाउट होता तो सामने पूछ लेते थे मैडम से, मैडम रहती थी सामने, क्लियर हो जाते थे वो। आसपास दोस्त बैठे होते हैं उनसे पूछ लो या मैडम से डायरेक्टली पूछ लो तो क्लियर हो जाते थे वो। इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं मैम की क्लास में, तो पॉसिबल हो जाता है कि डाउट क्लियर हो जाए? नहीं, वो जो भी बोलेगा सुनता तो मैडम सबकी सुनती है, वहाँ सबके डाउट पे लेती सबकी सुनती है, वो आगे तक आवाज़ चली जाती है मैडम के कानों तक। ओके। जिसका भी जो डाउट होता है वो क्लियर होके निकलता है फिर वहाँ से बाहर। अच्छा। और मैडम टाइम भी देती है काफ़ी क्लास के बाद भी, मतलब अगर किसी को कोई कुछ अलग ही डाउट है, कैसा भी डाउट हो, मतलब कुछ भी इशू हो मैडम के सामने रेज करेगा, वो मैडम कुछ ना कुछ सोल्यूशन बताई दी। अच्छा, मतलब जैसे आपकी क्लास खत्म हो गई उसके बाद मैम आपके डाउट सॉल्विंग के लिए वहाँ खड़ी रहती हैं क्लास में? बोलती है मैडम अगर किसी को कोई डाउट हो तो आ जाओ। अच्छा। 15-20 मिनट वहाँ आराम से, जिसको जो डाउट है वो जाके भी पूछ सकता है ओके। क्लास के बाद भी। ओके ओके। फिर तो मतलब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि डाउट लेके कोई बच्चा घर जाए डेली डेली। अगर बच्चा पढ़ने वाला तो डेली डाउट पूछ कर अपने क्लियर करके हाँ, घर जाएगा। वो तो अगर वो चाह रहा है, अगर डाउट लेके जाए तो जाएगा, नहीं अगर वो चाह रहा है कि नहीं मुझे क्लियर करके जाना है तो वो क्लियर हो ही जाएगा वहाँ पे। ओके ओके। तो केडी कैंपस के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये तो सर मतलब लाइफ चेंजिंग है, जहाँ पे मैं मतलब कुछ नंबर से दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन मेरा रुक रहा था। अब मैंने मैडम का बैच ज्वाइन किया तो वो जो 100, 150, 160 का स्कोर था वो अब मेरा फाइनल 185 पे आ गए, मतलब ओके। फाइनल जो अभी मेरा 185.25 स्कोर है, जो मेंस में आपके मेंस अभी जो रैंक 23 आई है जिसकी वजह से मेरी। ओके ओके। तो वहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र केडी कैंपस मैडम की वजह से। ओके ओके। अच्छा, मैं ये देख रहा था आप कुछ नोट्स भी लाए थे, एक बार बताएंगे आप? जी सर, ये मैडम जैसे पढ़ाती थी क्लास में तो आपने तो पूरे प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना भी रखे हैं। हाँ, वो मैडम पढ़ाती थी तो नोट्स साथ के साथ बनते चले जाते थे, एक एक दो पेज। वो ऐसा नहीं था कि इतना सारा लिखना है फिर बाद में ये पढ़ना है। अच्छा। साथ के साथ लिखते रहते थे तो वो रिवीजन होता रहता था, रिकॉलिंग में हेल्प मिलती थी बाद में जब खुद घर जाके रिवाइज करते थे तो उसमें काफ़ी हेल्प मिली। और जैसे मैडम बोलती थी नोट्स बनाती थी ना, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होता था मैडम उन पे ना टिक मार्क भी लगवा देती थी। अच्छा अच्छा, जो लग रहा है कि इसमें से पॉसिबिलिटी रहेगी पूछने की तो उसमें मैम पहले ही बता दी थी क्लास में आपको? जी सर, उसमें बता दी थी कि मैडम ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा। जैसे ये अनकाउंटेबल नाउन है, अब वर्ड्स तो काफ़ी सारे हैं। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा कि मतलब जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है, मैम क्लास में बता दी थी कि इस पर टिक लगा लो, इससे एग्जाम में क्वेश्चन। अब ऐसा है ना, जब एग्जाम टाइम आता है, जब रिवीजन में आपको इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरे मतलब सारे नोट्स लाइन टू लाइन पढ़ सकते। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो मतलब डायरेक्टली ऐसे देख लो और आगे बढ़ते चले जाओ। क्या उनमें से आता भी है जो मैम लिखवा? बिल्कुल सर, इन्हीं से मतलब इंग्लिश में इन्हीं से घूम फिर के इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। जिसमें मैम ने वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा दिया उससे क्वेश्चन आना ही आते ही इनसे ही आते हैं, ये कंफर्म है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, आप तो मतलब ऐसा दावा कर रहे हैं कि जैसे मैम ही पेपर बनाती है कि जो मैम ने लिखवा दिया। नहीं, नोट्स के अलावा जो मैडम की वॉल्यूम 1 है, अगर उसको रिवीजन बार बार करके जाओ, जो नोट्स है उसको पढ़ के जाओ। वॉल्यूम 1 तो मुझे लगता है कि एक ऐसी बुक बन गई है आज की डेट में कि अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है बच्चा तो उसके पास इंग्लिश की वॉल्यूम 1 बुक तो मिलेगी ही मिलेगी। जी सर, जो नया बच्चा भी है ना उसे कुछ नहीं पता एसएससी के बारे में, लेकिन इंग्लिश अगर पूछोगे तो वो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 उसे पता ही है कि मुझे यही बुक लेनी है। बस वो निफराम हो जाता है कि नहीं भाई मुझे कौन सी बुक लेनी है, 10 बुक लेनी है, 11, हर सब्जेक्ट की अलग अलग मार्केट में बुक आ रखी है ना। लेकिन नीतू सिंह वॉल्यूम 1 ऐसी है कि हर बच्चे को पता है अगर इंग्लिश पढ़नी है तो ये तो लेनी है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो आज के टाइम पे। अच्छा, जब हम बात करते हैं इंग्लिश की तो हमारे जो है एक तो वोकेबलरी आपका रहता है और दूसरा आपका ग्रामर का पोर्शन, तीसरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका रहता है। इन तीनों के बारे में बताओ, आपने किस तरह से स्ट्रॉन्ग किए थे? ग्रामर तो सर मैंने जो मैडम ने रूल्स बताती थी क्लास में, हाँ क्लास में, और वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर के पीछे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनसे वो मतलब 50-50 क्वेश्चन है और चैप्टर के एक्टिव पैसिव के 200-200 क्वेश्चन है शायद। तो वहाँ से प्रैक्टिस की, मैडम पढ़ाती थी, वो प्रैक्टिस करते थे, जो नई चीज़ पता लगती थी वो उसी पे बुक पे टिक मार्क कर लेते थे हम, जो नया कॉन्सेप्ट आता था। तो एक बार वो रिवाइज हो गया सारा। तो ऐसे मतलब मल्टीपल रिवीजन इज द की। आप जितनी बार रिवाइज करोगे ना तो आपको वो पता लगती रहेगी चीज़ें, आपको याद होती रहेंगी।
तो ग्रामर तो ये वॉल्यूम 1 और मैडम के नोट्स, ठीक है। और वोकैब के लिए मैडम क्या शीट्स प्रोवाइड करती थी। सीट्स प्रोवाइड करते जैसे हैं, हाँ, वो हर क्लास के एंड में आपको एक सीट करवाई जाती है। जैसे आप आपने ये इस पे जैसे ये वर्ड्स वगैरह लिखे रहते हैं ना, हाँ। तो मैडम पढ़ाती थी इनको। तो एक वर्ड जो होता था ना, इसके बारे मतलब जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं सारे लिखवा देती थी मैडम, नोट डाउन करा देती। मैं दिखाना चाहूँगा कि मतलब इस तरह की सीट मिलती है आपकी ऑफलाइन क्लास में, जिसको मैम कराती हैं। कराती और डेली की मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट यही सीट आपकी हाँ, डिस्कशन क्लास होती के है। एंड में मैडम आधा घंटा मतलब इसको डिस्कस करती है आराम से। और और एक- इसका फायदा ये रहता है कि इसमें वैसे तो 45 वर्ड्स हैं, हाँ। लेकिन कम से कम 100 या 125 वर्ड्स मैडम एड ऑन करके पढ़ाती है सारा, अच्छा, जो भी मतलब रिलेटेड वर्ड्स होते हैं उनके। हाँ। तो इनको मगअप करने में बड़ा आसानी रह जाती है ओके कि एक ही वर्ड के अच्छा ये भी, इसका भी यही मतलब है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। ओके ओके। तो इनको रिवीजन करने में और मगअप करने में बड़ी आसानी होती है इससे। अच्छा, वोकैब जो आपने पढ़ी थी, जो मैम ने पढ़ाई है, इसमें से ईमानदारी से बताना, इतने से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे थे वोकैब सर सारी यही आती है रिपीटेड। जो मैम ने क्लास में करा दी? आप अगर आपको नहीं भी आता ना, तो आप एलिमिनेशन लगा के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, वो जो बचेगा ना वही आंसर बचेगा, बचता वही है। आंसर हो जाएगा। अगर नहीं भी आ रहा, अगर नहीं वो कैब भी है तो। ये मैम क्लास में भी बोलती हैं बच्चों को, इस तरह से आप कर लिया करो। क्योंकि पढ़ाई इतना देती है मैडम, ये वर्ड्स इतने हो जाते हैं ना कि कहीं ना कहीं घूम फिर के वही आना है। अगर नहीं आता तो एलिमिनेशन से वही जाता है फिर। अच्छा अच्छा अच्छा। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए जो मैडम की वॉल्यूम 2 है ना, उसमें कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस दे रखे हैं, दे रखे हैं। तो वो मैंने प्रैक्टिस की थी उससे। अच्छा। और जो मैडम प्रीवियस ईयर कराती है ना सॉल्यूशन, हाँ, तो उससे मैंने वीडियोस से देखा कि मैडम कैसे मतलब कॉम्प्रिहेंशन को टैकल करती जो है। यूट्यूब पे मैम YouTube ने पे करा भी होती है। रखे हैं। Yes, sir। बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर हैं जो अभी रिसेंटली वो भी कराते हैं। मॉक टेस्ट हो गए, क्वेश्चन पेपर हो गए, इनको सोल्व कराती है मैडम। कराती है मैम तो YouTube मतलब एलिमिनेशन लगाना है, कैसे लगाना है, कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है या स्किप करना है। तो इस बार आपने बिल्कुल इंग्लिश में कमर तोड़ मेहनत की कि इस बार कोई कसर छोड़नी नहीं है। बिल्कुल साहब, जब मैंने बैच ही ले लिया तो फिर कसर तो रहनी ही नहीं थी। वो जो कसर थी वो पहले ही थी, वो कि जब तक मैं अपने आप ही खुद से तैयारी कर रहा था। पहले कि 5 नंबर से रह गए, और इस बार 5 नंबर से नहीं रहना दिल्ली पुलिस में, इस बार रैंक लेके आ गए। रैंक होल्ड करनी है इस बार। और बहुत अच्छा आपने उम्दा प्रदर्शन किया। जी सर। अब आगे क्या विचार है आपका? आगे तो सर अभी ट्रेनिंग करेंगे, देखते हैं, फिर मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा तो आगे कुछ। क्या यूपीएससी की तरफ सोचा है या सीजीएल देना है या नहीं, सीजीएल सर डैश जो मेरे को पसंद ही नहीं है, मेरे को फील्ड जो भी पसंद है। जो है? इसी वजह से मैंने मतलब सीजीएल का देता था, लेकिन उसमें रह जाता था। अच्छा, इतनी मतलब लगन से या मेहनत से। मेन गोल आपने वही लगा रखा था कि सीपीओ एसआई वर्दी लेनी है दिल्ली पुलिस वर्दी वाली। लेनी है दिल्ली पुलिस वाली। जी सर। चलो, बहुत मज़ा आया अंकित तुम्हारे साथ बात करके, और जो आपने गाइड किया बच्चों को वो बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी देर में मैम आपसे मिलने वाली है। आज आप आए तो मैम की तबीयत ख़राब थी, 2-3 दिन से बच्चे आ रहे थे, हम उनको यही बोल रहे थे कि मंडे मंडे मंडे। फिर आपने बताया कि मैं छुट्टी लेके आया हूँ जी सर। उससे। फिर मैम से हमने बात करी, मैम की तबीयत ख़राब थी। फिर मैम ने जब सुना कि बच्चा छुट्टी लेके आया मिलने, तो मैम कह रही मैं ज़रूर मिलने आऊँगी अगर कोई बच्चा आया तो मिलने। नहीं, मुझे भी पर्सनली मैडम से मिलना था। अच्छा। कुछ भी हो जाए मैं मैडम से मिल के जाता, अच्छा। चाहे मुझे वेट करना पड़ जाए कितना भी। नहीं नहीं, आपकी वैसे ही मैम आ भी रही हैं, आपसे मिलने आ रही हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी मेहनत करने के बाद, देखो टीचर्स का क्या है, टीचर गाइडेंस देते हैं आपको। मेनली क्या होता है, बच्चे को ही अपनी मेहनत करनी होती है। लेकिन जब कोई बच्चा सक्सेस होने के बाद, नौकरी लेने के बाद जब किसी टीचर से मिलना आता है, तो टीचर को इतनी खुशी होती है। मुझे लगता है एक पेरेंट्स और दूसरा टीचर, ये 2 लोग ही जो हैं अंदर से खुश होते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे ने ये जॉब पा ली। और वो जो खुशी होती है ना, वो अल्टीमेट होती है भाई, उससे ऊपर कुछ होता ही नहीं टीचर्स और पेरेंट्स के लिए तो। बिल्कुल सर, क्योंकि स्टूडेंट फेज में ना काफ़ी लो फेज भी आएगा आपका। आपका सिलेक्शन नहीं होगा या आपकी जो मनपसंद जॉब है वो नहीं मिलेगी, तो उस टाइम पे आपके घर वाले जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद, जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन्हीं का साथ नजर आता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैम तो आपको धमकाती भी रहती हैं क्लास में। हाँ, वो तो करना पड़ता है सर, इतने मतलब स्टूडेंट्स रहते हैं, हर एक समझाती भी है प्यार से, धमकाती भी है, सारे ही काम होते हैं। हाँ, वो जब ही समझ आती है मैडम की वैसे बात। क्या था एक्सपीरियंस ऑफलाइन का आपका? ऑफलाइन का एक्सपीरियंस सर काफ़ी मतलब अच्छा था, काफ़ी मजा आया पढ़ने में? मतलब आगे तो मैं बैठता नहीं था, बैठता मैं पीछे ही था। मतलब थोड़ा लेट हो जाता था तो आगे की सीट पहले ही भर जाती थी, अच्छा। तो पीछे बैठता था, लेकिन सही समझ आता था, साउंड वगैरह मतलब सब कुछ मेरे को दिखता था, नोट डाउन कर लेता था। अच्छा, मतलब हंसी मजाक भी होती थी क्लास में, लेकिन जो टू द पॉइंट जो बातें बतानी होती है एग्जाम से रिलेटेड वो भी करती थी मैडम, ताकि फोकस भी बना रहे और बच्चे बोर भी ना हो। जी सर। चलो, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए। और मैं यही चाहूँगा कि इन फ्यूचर भी अगर मुझे कोई गाइडेंस की जरूरत पड़ी या बच्चों को किसी गाइडेंस की जरूरत पड़ी, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा। बिल्कुल सर, अगला इंटरव्यू मैं तो सोच रहा हूँ वर्दी में आके दूंगा। हाँ बिल्कुल, फिर तो और मज़ा आएगा। जी सर। वर्दी में जब तुम क्लास में जाओगे ना, तो और जो आपके जैसे बच्चे हैं जो शुरू फेस में जो रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आपकी वर्दी देख कर ना एक मोटिवेशन अंदर से आएगा। तो मैं ज़रूर कहूँगा जब आपके
वर्दी आ जाए, 2 स्टार आ जाए, एक बार क्लास में बच्चों से मिलने ज़रूर आना और उनको मोटिवेट करना कि कैसे आपने अपनी तैयारी की, और बच्चों को मोटिवेट करना कि कभी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं होना और सक्सेस एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी, बस अपनी मेहनत मेहनत कंटिन्यूटी करते रहना चाहिए। और देखो अंकित ने भी ये देखो इतने बड़े दाव खेले। मैं यही कहूँगा, बेरोजगार था और यूपी सब इंस्पेक्टर की जॉब हाथ में थी, तो भी इसका एक लक्ष्य एक ही था, इसको लेनी है तो दिल्ली पुलिस में ही लेनी है। इसने दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया, बस खाली एक ही जॉब का टारगेट बना रखा था, वो थी दिल्ली पुलिस की। और देखो कहते हैं ना, जब दृढ़ संकल्प आप ले लेते हो, एक ना एक दिन आपको मंजिल मिली जाती है, लेकिन उसके लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दृढ़ संकल्प लेकर बैठ गए और उसके लिए मेहनत आप कर ही नहीं रहे, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके मंजिल मिलेगी। ठीक है। और ऐसे ही हम जो कैंडिडेट हैं जो इस बार सक्सेस हुए हैं, उनके इंटरव्यू लेके आते रहेंगे। और इस बार मैं आपको बताता हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन है वो केडी कैंपस के ही हैं। मतलब रहता है कि कोई आसपास भी रहता है, इस बार के सिलेक्शन में कोई आसपास भी नहीं है केडी कैंपस के बराबर। इतने सिलेक्शन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में केडी कैंपस ने दिए हैं, और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब स्टूडेंट आके यहाँ मिठाई खिला के देके जाते हैं। थैंक यू। आपकी जो सर भी एंड क्वेरीज में एक हो, बात मैं बोलना बिल्कुल। चाहता हूँ। हाँ अंकित। जो बच्चे मतलब तैयारी कर रहे हैं और जो इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपके हौसले सुनामी जैसे तो कैसे रोकेगा बे लहर, तो ये आपको मतलब सोच के चलना चाहिए। आपके हौसले बड़े मजबूत होने चाहिए उसमें। बेशक छोटी मोटी लहरें आती रहेंगी, लेकिन आपको खड़े रहना है, लगे रहना है, किसी ना किसी दिन आपको मंजिल मिल ही जाएगी। बहुत खूब लाइन बोली अंकित ने, बहुत खूब। सुन लो और देखो, मोटिवेशन लो अंकित से, कितना अच्छा मोटिवेट आपको किया। और जो भी कोई आपके कमेंट हो, जो भी क्वेरीज हो, एक बार कमेंट बॉक्स में नीचे डाल देना। वो मैं अंकित से बात करके, या अंकित अपनी आईडी से रिप्लाई कर देगा, या मैं अंकित से बात करके उसके रिप्लाई करवा दूंगा आपको। थैंक यू सो मच।